डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर सेकंड जिसकी यूनिट है फिफ्थ और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक व्यवहार एवं संगठन, मधुमक्खियों में, दीमक में, बंदर एवं लंगूर। आज हम आपको इन जीवों के सोशियली बिहेवियर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको जंतु जगत के अधिकांश जीव एकल अवस्था में रहते हैं। ऐसे जीव प्रजनन हेतु स्थायी या अस्थायी जोड़ा बनाते हैं। कुछ दूसरे प्रकार के जंतु समूह बनाकर रहते हैं। यह समूह संयोगवश नहीं बनते, वरन इन समूह का अपना स्पष्ट लाभ होता है। ऐसे जीव जो समूह में रहते हैं यूथी कहलाते हैं। यूथी जीव साथ अवश्य रहते हैं, परंतु इनमें परस्पर निर्भरता कम होती है। एक यूथ के जंतु यूथ के अन्य सदस्यों के बिना भी जीवन यापन कर सकते हैं। पक्षियों में, स्तनियों में व टिड्डों में इस तरह की प्रकृति पाई जाती है। एकल जीव जहाँ शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि बाघ, शिकारी पक्षी आदि, वहीं यूथी जीव अधिकतर कमज़ोर होते हैं, पर यह कोई ऐसा नियम नहीं है। जीवों में एक ही जाति के जीवों के बीच संबंध मिलता है, जिसे कि समाज, सोसाइटी कहते हैं। एक समाज के जीव परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। समाज में कार्य का विभाजन भी पाया जाता है, अर्थात समाज के कुछ जीव कोई विशेष कार्य करते हैं तो दूसरे जीव कोई अन्य कार्य करते हैं। सामाजिक जीव अपनी जाति के जीवों के साथ सहयोग करते हैं। दीमक व मधुमक्खी में सामाजिक सहयोग बहुत अधिक पाया जाता है। कशेरुकियों में यह स्तनधारियों में बहुत अधिक विकसित होता है। स्तनधारियों में भी प्राइमेट्स में सबसे अधिक विकसित होता है। आजकल व्यवहार की में इन पर भी सबसे अधिक कार्य हो रहा है। अब आता है सामाजिक संगठन एवं व्यवहार, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब कई प्रकार के व्यवहार की वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जंतु समूह में क्यों पाए जाते हैं और क्या जंतुओं के समाज को हम संगठन मान सकते हैं कि जंतुओं में समाज का उद्विकास प्राकृतिक चयन द्वारा नहीं हुआ। इस प्रकार के कई प्रश्न व्यवहार की साइंटिस्टों के मस्तिष्क में आते हैं। कुछ जंतु जैसे कि बाघ आदि एकल जीवन बिताते हैं, वे अकेले ही शिकार करते हैं और ये प्रजनन के समय ही जोड़ा बनाते हैं। यह एकल अवस्था में इनमें भोजन आहरण के तरीके के कारण ऐसा होता है। अगर ये समूह में होंगे तो इन्हें शिकार करने में कठिनाई होगी, वे आपस में झगड़ा होगा। इनमें नर बाघ या मादा बाघ का एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें एक दूसरे बाघ को प्रवेश नहीं करने देते हैं। अधिकतर जंतु समूह में रहना पसंद करते हैं। बट प्रत्येक समूह का अपना निश्चित क्षेत्र होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण छोटी मड स्कीपर फिश में देखने को मिलता है। यह फिश पानी के बाहर ज़मीन पर बहुत समय तक रह सकती है। इसमें नर बहुत अधिक प्रादेशिक होते हैं। वे अपने क्षेत्र के चारों ओर मिट्टी की दीवार बनाते हैं। जब ज्वार उतरता है तब इस क्षेत्र में पानी भरा रहता है, तो इसे श्वसन में सहायता करता है। इसी प्रकार उछलकर मादा को आकर्षित करते हैं। जंतुओं को समूह में अपने प्रदेश में रहना दो प्रमुख लाभ पहुंचाता है। प्रथम तो मैथुन व प्रजनन में सहायता करना, दूसरा आसानी से भोजन प्राप्ति हो जाती है। अब हम यहाँ पर सामाजिक संगठन के लाभों के बारे में आपको बताते हैं कि जंतुओं का समूह में रहना किस प्रकार लाभकारी होता है। नंबर 1, परभक्षी से रक्षा, डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। समूह में रहने से जंतु को अपनी रक्षा करने में कई प्रकार से सहायता मिलती है। समूह में रह रहे एनिमल्स को परभक्षी शिकार कर आसानी से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। समूह परभक्षियों से रक्षा करता है।
समूह में रह रहे जंतुओं की संख्या अधिक होने से परभक्षी आसानी से चुपके से समूह के पास नहीं आ सकता, क्योंकि अधिक आंखें उसकी ओर होती है। इसलिए विलियम हैमिल्टन ने अपने एक लेख में बताया कि समूह में रहने से जंतुओं में परभक्षी के खतरे कम हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि परभक्षी को अगर जंतु अकेला है तो पकड़ने में बहुत कम समय लगता है, जबकि ये समूह में हो तो उसे शिकार पकड़ने में ज़्यादा समय लग जाता है। समूह का एक सदस्य कई बार दूसरे की रक्षा करने के लिए अपने को खतरे में डाल देता है, वह बाद में वह स्वयं भी बच जाता है। मेंढक में रक्षा के लिए समूहकरण पाया जाता है और देखने से स्पष्ट होता है कि काले रंग का मेंढक कूदकर प्रथम व द्वितीय के मध्य आ जाता है। वह इस प्रकार दृढ़ समूह टाइट ग्रुप बन जाता है, वे अपनी रक्षा करते हैं। बंदरों में समूह के आगे पीछे दोनों ओर नर चलते हैं, मध्य में बच्चे, प्रभावी नर व मादाएं चलती हैं। इस प्रकार से शिशुओं की रक्षा करते हैं, अतः समूह में रहकर ये अपनी रक्षा करते रहते हैं। यहाँ डायग्राम के द्वारा मेंढक में दृढ़ समूह बनाकर रक्षा करने का एक चित्र दिया गया है, जिसमें बीच में काले रंग के मेंढक दर्शाए गए हैं। सामाजिक संगठन के दूसरे प्रकार के जो लाभ है उसमें है भोजन की प्राप्ति। समूह में रहने का दूसरा लाभ आसानी से भोजन प्राप्त करना होता है। समूह में रह रहे एनिमल्स किसी प्रकार शिकार पर एक साथ आक्रमण करके आसानी से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मेंढक, सांप, बिल्लियाँ अकेले ही शिकार करके भोजन प्राप्त करती है। शेर व जंगली कुत्ते समूह में शिकार करना पसंद करते हैं, जिससे कि सफलता निश्चित मिलती है। बंदर समूह में रहते हैं, वे बहुत बड़े प्रादेशिक क्षेत्र को अपने कब्जे में रखते हैं, वे अपने प्रदेश में दूसरे को प्रवेश नहीं करने देते। इससे समूह में रह रहे कमज़ोर व शिशु बंदरों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो पाती। नंबर 3 पे जो सामाजिक संगठन का जो लाभ है वो है बंधुता, किनशिप। समूह में रह रहे जंतुओं में आपस में बंधुता पाई जाती है। समूह में बच्चे एक साथ पैदा होते हैं और यह देखा जाता है कि वयस्कता प्राप्त करने के बाद नर या मादा या दोनों ही समूह को छोड़कर दूसरे समूह में चले जाते हैं, जिससे कि मैथुन की संभावना अपनी नज़दीकी संबंधियों से कम हो जाती है। अधिकतर जंतुओं में मादाएं समूह से दूर चली जाती है, स्तनधारियों में नर समूह से दूर चला जाता है। नंबर 4 पे है सहकार, कोऑपरेशन। समूह में रहने वाले जंतुओं में आपस में कोऑपरेशन पाया जाता है, विशेषकर प्राइमेट्स में। स्तनधारियों में शिकार के समय ये सहकार का प्रदर्शन करते हैं। दो जैकाल्स शिकार के समय एक दूसरे को सहयोग करते हैं, चाहे वे आपस में संबंधित नहीं भी हो। मनुष्य में सहकार सबसे अधिक विकसित प्रकार का होता है। सामाजिक संगठन से हानियाँ। अभी हमने सामाजिक संगठन से होने वाले लाभों के बारे में चर्चाएं की थी। अब हम आपको बताते हैं सामाजिक संगठन से होने वाली हानियाँ। नंबर 1, एक साथ रहने के कारण जंतुओं में संक्रामक बीमारी शीघ्रता से फैलती है। मुर्गियों में संक्रमण से बीमारियां फैल जाती है, ये सबसे अच्छा एक उदाहरण है। नंबर 2, कार्य के विभाजन के कारण प्राणियों में शक्ति का ह्रास हो जाता है। नंबर 3, कई समूह में खाद्य सामग्री, घोंसला बनाने के स्थान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री व प्रजनन के लिए समूह के सदस्यों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। नंबर 4, एक जाति के सदस्यों द्वारा अपनी ही जाति के सदस्यों को मारने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। नंबर 5, परभक्षी को कई बार समूह पर आक्रमण कर अपना शिकार प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती। नंबर 6, जंतु का व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है समूह में रहने से। नंबर 7, आनुवंशिक वेरिएशंस की संभावना भी कम रहती है। अब हम आपको बताते हैं मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर इन हनी बी। कीटों की कई जातियों में विकसित प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है। कई कीट स्वभाव से यूथी होते हैं। यूथी कीट अस्थायी निभय कॉलोनी बनाते हैं। ये कीट निभय अपने लाभ के लिए बनाते हैं। कीट जो निभय बनाकर रहते हैं उनको हम सामाजिक या सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं, सामाजिक कीट कहते हैं। निभय के सदस्य एक साथ जीवन यापन करते हैं, वे अन्य सदस्यों को लाभ पहुंचाते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कीटों में सामाजिक संगठन एक हाई
उच्च श्रेणी का पाया जाता है। कीटों में सामाजिक संगठन का अच्छा उदाहरण मधुमक्खी में देखने को मिलता है। एपिस इंडिका मधुमक्खी सामाजिक कीट है। मधुमक्खी बहुरूपी कीट, पॉलीमॉर्फिक कीट होता है और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। प्रत्येक कॉलोनी का व्यास लगभग 30 से 90 सेंटीमीटर होता है। वह अपना जटिल मोम वैक्स का छत्ता हनी कॉम्ब होता है। ये छत्ते पेड़ों की शाखाओं पर, पुराने पेड़ों की खोखले गुफाओं, टूटी फूटी इमारतों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक छत्ते में हजारों छोटे कोष्ठक सेल्स होते हैं। ये श्रमिकों द्वारा मोम की सहायता से बनाए जाते हैं, वर्कर्स के द्वारा। इन षटकोणीय कोष्ठकों में मधुमक्खी व खाद्य भंडार के रूप में बहुत सा हनी मधु संचित रहता है। मधु को ये फूलों से इकट्ठा करके, कलेक्ट करके नेक्टर व पराग पोलन से बनाती है। मधुमक्खी के छत्ते में कई प्रकार के कोष्ठक चैम्बर पाए जाते हैं, सेल्स पाई जाती है। नंबर 1 ब्रोड कोष्ठक, ब्रोड सेल्स। इन कोष्ठकों में शिशुओं को रखा जाता है जहाँ इनका पालन पोषण किया जाता है। नंबर 2 संग्रह कोष्ठक, स्टोरेज सेल्स। इसमें मधु व पराग एकत्रित किया जाता है। नंबर 3 नर कोष्ठक, ड्रोन सेल्स। इन कोष्ठकों पर नर ड्रोन वास करते हैं। नंबर 4 श्रमिक कोष्ठक, वर्कर सेल्स। इनमें सिर्फ शिशु श्रमिक ही वास करते हैं। नंबर 5 रानी कोष्ठक, क्यून सेल्स। आकार में सबसे बड़े व छत्ते में सबसे अंदर की ओर स्थित होते हैं। वे इसमें रानी मधुमक्खी ही वास करती है। मधुमक्खियों की निभः बहुत ही सुव्यवस्थित बस्ती होती है। निभः में एक बड़ी रानी क्यून, लगभग 100 नपुंसक नर या ड्रोन्स तथा हजारों 60,000 तक छोटी नपुंसक श्रमिक मक्खियाँ, वर्कर्स बीज होती है। आगे क्यून्स के बारे में, रानी के बारे में यहाँ कुछ बताया, हल्का सा आपको जानकारी देते हैं कि निभः में रानी एकमात्र जननक्षम मादा होती है। यह पूरे छत्ते की जननी होती है। इसका कार्य सिर्फ अंडे देना होता है। यह रानी कोष्ठक में वास करती है। यह छत्ते में निचले भाग में पाई जाती है। सक्रिय जनन काल में प्रतिदिन 1 से 2,000 तक के अंडे दे सकती है। इसे रॉयल जेली नामक पदार्थ से पोषण कराया जाता है। और रानी मधुमक्खी के सभी कार्य श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं। रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है, एक तो फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड, एक अनफर्टिलाइज्ड एंड हैप्लॉयड। निषेचित द्विगुणित अंडे जिससे रानी मक्खी तथा श्रमिक मक्खियाँ बनती है, निषेचित द्विगुणित। और दूसरे अनिषेचित एक गुणित हैप्लॉयड। इनसे ऐसे अंडे जिनसे कि ड्रोन्स बनते हैं। और आपको मधुमक्खी के बारे में नर ड्रोन्स, वर्कर्स और इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।